everyone, my name is Sunita Tripathi and welcome to my class। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें तो पेन और कॉपी लेके बैठें। इसके बिना केमिस्ट्री की पढ़ाई करना बेकार है। चीज़ों को नोट करें, जो आपको लगता है ना नोट करने लायक है, इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट कीजिए। जब आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तब भी पेन कॉपी लेके बैठो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको लिख लिख के याद करो, क्योंकि केमिस्ट्री समझ में जल्दी आती है और उतनी ही जल्दी हम भूलते भी हैं अगर हम लिखेंगे नहीं तो। दूसरी बात कि अगर आप 11th में साइंस लेना चाहते हैं तो फिर आप चाहे बायो लें या मैथ्स लें, केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही है, उसके बिना साइंस की पढ़ाई होती नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि हम केमिस्ट्री को अपना लें, अपना लो केमिस्ट्री को, मान लो कि हमें पढ़ना ही है। तीसरी बात ये कि जो 9th का कोर्स है वो और 11th का कोर्स ये इंटरलिंक्ड है। आप जब 11th में केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि 9th में आपने जो पढ़ा था उसी को थोड़ा सा और बढ़ा के आप 11th में पढ़ते हो। तो अगर आपने 9th-10th में ठीक से पढ़ाई नहीं की, केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आई, बेस आपका ठीक नहीं रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा, तो 11th में बहुत मुश्किल होती है। तो बेहतर है कि आप 9th से ही ध्यान दो केमिस्ट्री की तरफ। और 11th चूँकि 9th से रिलेटेड है तो आपको 11th में फिर परेशानी कम होगी। कुछ लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बहुत कठिन सब्जेक्ट है। तो ये उनके लिए कठिन है जो फोकस्ड नहीं है। आप 9th में हो या 10th में हो, आप फोकस्ड हो अगर, तो बिल्कुल समझ में आएगी केमिस्ट्री। और 11th-12th में उनको केमिस्ट्री कठिन लगती है जिन्होंने 9th-10th में ध्यान नहीं दिया था, बेस ही ठीक नहीं है उनका, तो 11th में तो रोना आता ही है। तो बेहतर क्या है कि क्लास 9 से ही पूरा ध्यान लगाओ, पढ़ते समय टोटल फोकस रखो पढ़ाई की तरफ, तो बहुत ही इजी है केमिस्ट्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में बच्चों हम पूरी ये दुनिया, पूरा यूनिवर्स किस चीज़ से बना है उसको हम समझते हैं, है ना। हमारा नॉलेज क्या बढ़ता है केमिस्ट्री पढ़ने से कि पूरी दुनिया बनी किससे है, वो जिससे भी बनी है वो क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारा नॉलेज हमको केमिस्ट्री देती है। ठीक है, तो ये जो पूरा यूनिवर्स है वो 2 तरह की चीज़ों से मिलके बना है। पहला है एनर्जी, दूसरी चीज़ है मैटर। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब इसमें से एनर्जी क्या है? एनर्जी वो है जो ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ना ही उसका कोई वजन, कोई मास होता है। जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी, ये सब एनर्जी हैं। ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, इनका कोई मास नहीं होता है, लेकिन एग्जिस्टेंस है इनका। ठीक है, साउंड में भी एनर्जी है। कई लोगों को यकीन नहीं होता कि साउंड में कहाँ की एनर्जी, लेकिन उसमें भी है। आपको बड़े बोलते हैं ना कि जब आप हर समय ईयरफोन लगा के और बहुत तेज लाउड म्यूजिक मत सुनो, कान के जो पर्दे हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो कौन डैमेज करता उनको? साउंड में जो एनर्जी है वो ही डैमेज करती है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी और हीट की एनर्जी, लाइट की एनर्जी तो आप सब जानते हो, साउंड में भी एनर्जी होती है। तो और भी कई सारे टाइप्स हैं एनर्जी के, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो एक तो ये है जो यूनिवर्स को बनाता है, इसका ना तो मास होता है ना ही ये स्पेस को घेरता है, स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता है। दूसरा होता है मैटर। इसके बारे में हम पढ़ते हैं मेनली केमिस्ट्री में। मैटर की स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री में, और ऑफ कोर्स उसका रिलेशन एनर्जी से भी, हम जो भी एनर्जी से रिलेशन है मैटर का वो भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के पूरे यूनिवर्स का नॉलेज हमें मिलता है इस सब्जेक्ट में। तो एनर्जी तो वो है जिसका ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना ही इसमें कोई मास होता है। बहुत सारे टाइप्स हैं एनर्जी के, बहुत सारे फॉर्म्स हैं एनर्जी के। और दूसरा है मैटर। मैटर वो चीज़ होती है जो एक तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और दूसरा इसका कोई ना कोई मास होता है, वजन होता है। ठीक है, वो है मैटर। तो अपने आसपास देखो, तुमको ढेर सारे मैटर दिखेंगे। ये पेन भी मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, इसमें जो इंक है वो भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर हैं, आप जो मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं वो भी मैटर है, आपकी बुक्स, कॉपी, पेन और जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, जो फूड आप, जो कुछ भी आप खाते हैं, ये सब मैटर है। पेड़ पौधे, पानी, बादल, सब मैटर है। ये सारी चीज़ें जो आपको आसपास दिखाई दे रही है, आपका फर्नीचर, आपका टीवी, आपका कूलर, फ्रिज,
कपड़े, एवरीथिंग इज मैटर, बिकॉज ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका कोई ना कोई वजन होता है, मास होता है। इवन एयर भी मैटर है, एयर भी मैटर है, भले ही हम एयर को देख नहीं पाते हैं लेकिन वो भी मैटर है क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जब आप फूंक मार के बलून को फुलाते हैं तो वो क्यों फूल जाता है? आप फूंक मार के उसके अंदर एयर भरते हैं और वो एयर बलून में एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, इसीलिए बलून फूल जाता है। आपके जो व्हीकल हैं उसमें आप जो टायर के अंदर ट्यूब है उसमें आप हवा भरवाते हैं तो वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एयर। तो एयर भी मैटर है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैटर है इसका फिजिकल नेचर क्या है? व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? तो इसका आंसर है इट्स पार्टिकुलेट। जो फिजिकल नेचर है मैटर का वो है पार्टिकुलेट। इसका मतलब क्या है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज दैट इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या मतलब है इसका? कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। अब ये पता कैसे चला? मान लो आप ये एक चौक है, ये एक मैटर है ना, इसको आप दो पीस में तोड़ दो, उन दोनों पीसेस को फिर दो दो पीस में तोड़ दो, फिर उन चारों पीस को और दो दो पीस में तोड़ दो। इस तरीके से आप इसको छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाओ। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? बहुत छोटे पाउडरी सब्सटेंस मिलेगा, पाउडर जैसे बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो ये जो चौक का ये जो पीस अभी आप देख रहे हो ये किससे मिलके बना है? उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है ना। ये है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसी की तरह सारा मैटर जो है, सब कुछ, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज पार्टिकुलेट, मीन्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके मैटर बना है, जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ये जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज बहुत 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 छोटा है, इतना छोटा कि हम एक सिंगल पार्टिकल को देख नहीं सकते। अब ये कैसे पता चला? कैसे पता कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं? तो इसके लिए एक छोटी सी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। एक कांच का एक बीकर ले लो और उसमें 100 ml वाटर लो, 100 ml वाटर है इसमें, और इसमें ऐड कर दो 2 क्रिस्टल्स किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? ये डार्क पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर होता है डार्क पर्पल। आप सिर्फ 2 क्रिस्टल इस 100 ml वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड कर दो। वो 2 क्रिस्टल कितने बड़े होंगे? जैसे आपके किचन में होता है ना शुगर के 2 दाने, शक्कर के 2 दाने, उतने बड़े क्रिस्टल्स आप इसमें डाल दो। क्या देखोगे? पूरा जो ये पानी है वो डार्क पर्पल कलर का हो गया। कैसे हो गया? आपने तो 2 ही क्रिस्टल डाले हैं। वो डार्क पर्पल क्यों हुआ? क्योंकि वो जो 2 क्रिस्टल्स थे वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, बंट गए और वो पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसलिए पूरा वाटर कौन से कलर का हो गया? डार्क पर्पल कलर का। अब आप इससे ये जो कलर्ड वाटर बना है इसमें से आप सिर्फ 10 ml ले लो, 10 ml लो और इसको दूसरे बीकर में डालो जिसमें कि 90 ml वाटर पहले से रखा हुआ है, उसमें डाल दो। ये आप 10 ml, टोटल अभी फिर हो गया 100 ml। आप देखोगे कि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसका कलर भी पर्पल हो गया, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लाइटर है। क्यों लाइटर हो गया? क्योंकि हमने इससे केवल 10 ml लिया है, बाकी 90 ml वाटर है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पहुंच गए, कलर थोड़ा सा लाइटर हो गया। अब इस सेकेंड वाले सॉल्यूशन से आप फिर से 10 ml ले लो और तीसरे बीकर में डालो जिसमें कि 90 ml वाटर लो और 10 ml यहाँ से डालो, ये भी टोटल 100 ml हो गया। क्या अंतर दिखेगा आपको? डिफरेंस क्या होगा इससे थर्ड वाले का? कि ये और लाइटर हो गया, थर्ड वाला सॉल्यूशन और ज्यादा लाइटर हो गया। तो इस एक्टिविटी को आप 4-5 बार करो, 5, 6, 7, 8 बार आप करते जाओ
तो क्या देखोगे कि ये जो डार्क पर्पल कलर है वो धीरे 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 लाइटर होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से पता क्या चला, भले ही कलर लाइटर हो रहा है लेकिन वो हम 8-10 बार इसको करेंगे, मतलब हमने 8-10 बीकर लेकर के और इसको हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, तो आखिरी तक हमको लाइट पिंक कलर दिखेगा ही। इसका मतलब कि वो आखिरी तक पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। हमने शुरू में केवल 2 क्रिस्टल्स डाले हैं, कितने छोटे थे वो 2 क्रिस्टल, शक्कर के 2 दाने के बराबर, वो हमने डाला, लेकिन उन 2 दाने में 2 क्रिस्टल्स ने इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को कलर कर दिया। मतलब वो कितने पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो गए केवल 2 क्रिस्टल्स। इसका मतलब कि एक क्रिस्टल को बनाने में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स लगे होंगे, इन लोगों ने मिलके एक क्रिस्टल बनाया। ठीक है, तो जब वो शक्कर के दाने के बराबर एक क्रिस्टल बना मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स के मिलने से, तो सोचो कि एक पार्टिकल का साइज कितना छोटा होगा। मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलके कितना बड़ा क्रिस्टल उन्होंने बनाया, शुगर के एक दाने के बराबर क्रिस्टल बनाया। तो सोचो कि एक पार्टिकल का साइज कितना छोटा होगा। ठीक है, सेम एक्टिविटी को आप किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। आप कॉपर सल्फेट ले लो तो वो ब्लू कलर के सॉल्यूशंस बनेंगे बहुत सारे, है ना। आप फेरस सल्फेट ले लो, ग्रीन सॉल्यूशंस बनेंगे। ऐसे आप कोई भी सॉलिड, कलर्ड सॉलिड लोगे तो ऑब्जर्व करना इजी होगा। इस एक्टिविटी से पता चलता है कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये कैसे पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच बीच में स्पेस है। पहली बात तो ये कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, मतलब बॉल के शेप के होते हैं। बॉल कैसी होती है ना, स्फेरिकल, उस शेप के होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऐसे होते हैं पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे हैं। अब सेकेंड चीज है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर आपको बहुत सारी बॉल्स दे दी जाएं और एक बॉक्स मिल जाए आपको और कहा जाए कि इस बॉक्स को बॉल से इस तरीके से भरो कि थोड़ा भी स्पेस ना हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉल इस शेप की ऐसी है। आप कितने भी पास पास उनको अरेंज करो, कितने भी पास अरेंज करो, ये वाला जो स्पेस है ये तो बचेगा ही। बॉल्स के बीच में ये जो स्पेस है ये तो खाली बचेगा। आप कितना भी प्रेशर डाल के इसको फिल करने की कोशिश करो, लेकिन ये स्पेस तो रहेगा ही। तो ये स्पेस है, ये पता कैसे चला? इसके लिए भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। आप एक ग्लास लो, उसमें आपने पानी लिया, यहाँ तक आपने पानी लिया और उसको ये जो लेवल है, अपर लेवल जो है वाटर का, उसको मार्क कर दो कि ये कहाँ तक है। इसको आपने मार्क किया। अब इसमें जो वाटर भरा हुआ है पूरा, हमें तो लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून आप सॉल्ट ऐड कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सॉल्ट आपने 1/2 टीस्पून ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे हिसाब से पानी भरा हुआ है। सॉल्ट ऐड करने से थोड़ा सा वाटर का लेवल ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि वाटर का लेवल ऊपर नहीं हुआ। इसका मतलब सॉल्ट तो हमने डाला है, वाटर का लेवल भी ऊपर नहीं हुआ, तो कहाँ गया सॉल्ट? वो जरूर ये जो स्पेस है, मतलब ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे अरेंज्ड हैं, उनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है। उस स्पेस को सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया, उस स्पेस को सॉल्ट ने ऑक्यूपाई किया, इसलिए लेवल नहीं बढ़ा। लेकिन आप थोड़ा ही डालेंगे, अगर मान लो आपने 5, 6, 7, 8, 10 चम्मच उसमें सॉल्ट डाल दिया, तो क्या होगा कि ये सॉल्ट जो है, जितना स्पेस है उतना तो उसने ऑक्यूपाई किया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है अब तो क्या हो, पूरा स्पेस कवर हो गया। अब आपने अगर और डाला तब तो लेवल ऊपर उठे रहे, क्योंकि अब तो यहाँ जगह ही नहीं है सॉल्ट को डिसॉल्व होने के लिए, अब लेवल ऊपर जाएगा। तो ये एक्टिविटी कैसे करना है, थोड़े से अमाउंट में लेना है हमको सॉल्ट। तो अगर आप पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, पानी का लेवल ऊपर नहीं गया, इससे ये प्रूव होता है कि ये जो वाटर की पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं
मैटर के ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये चॉक का पीस है, ये मैटर है। अब ये तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अगर ये अट्रैक्ट नहीं करते तो एक पार्टिकल इधर जाता, दूसरा इधर जाता, तीसरा उधर जाता। ये प्रॉपर शेप में नहीं रहता। ये इनके बीच में अट्रैक्शन है तभी ये प्रॉपर शेप में है, नहीं तो ये पार्टिकल्स इधर उधर घूमते। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच का, ये सारे टाइप के मैटर में एक जैसा नहीं है। सॉलिड्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड में ये अट्रैक्शन थोड़ा सा कमजोर होता है और गैसेस में बहुत कम होता है, ना के बराबर। इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लिक्विड में थोड़ा कम है, गैसेस में ना के बराबर है, बहुत कम है। अब सॉलिड्स के अंदर भी हर एक सॉलिड में इक्वल अट्रैक्शन नहीं है। पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो इक्वल नहीं है। इसको हम एक एक्टिविटी से अगेन हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपको अगर चॉक का एक पीस मिल जाए और दूसरा आपको मिल जाए आयरन का नेल और तीसरा आपको रबर बैंड दिया जाए, चॉक पीस, आयरन नेल और रबर बैंड। अब आपको कहा जाए कि तीनों को तोड़ो, बारी बारी से तोड़ो। चॉक को तोड़ने में आपको थोड़ा भी मतलब बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत इजीली वो टूट जाएगा। रबर बैंड को तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और लोहे आयरन की नेल तो आपसे टूटेगी ही नहीं। तीनों सॉलिड हैं, तीनों सॉलिड्स हैं, लेकिन फिर भी तीनों को तोड़ने में आपने जो फोर्स लगाया उसका अमाउंट बिल्कुल अलग अलग है। आपने जो फोर्स लगाया वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ेगा, तभी वो चीज, वो मैटर टूटेगा। चॉक के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, इसलिए वो इजीली टूट गया। रबर बैंड में थोड़ा ज्यादा था, इसलिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा। और आयरन नेल में तो बहुत ही स्ट्रांग है उनके बीच का अट्रैक्शन, जो कि हम तोड़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हर सब्सटेंस में अलग अलग है। वो ऐसा क्यों है ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, नाउ फोर्थ है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब देखो ये भी एक मैटर है, ये भी पार्टिकल से मिलके बना है। इन पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट है ऐसा लग नहीं रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल्स अपनी जगह पे स्टेशनरी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये मूव कर रहे हैं। ये मूवमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस में अलग अलग होता है, अलग अलग अमाउंट में होता है। तो ये जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अपनी जगह से ऐसे ऑसिलेट करते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, वो थोड़ा इधर जाता है, वापस अपनी जगह पे आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस आता है। वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे मूव करते रहते हैं। ये मूवमेंट सॉलिड में इतना कम होता है कि हमें नहीं महसूस होता है, लेकिन वो मूवमेंट होता जरूर है। ठीक है, लिक्विड में ये मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा होता है। गैसेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट आप देख सकते हो। आप अगरबत्ती जलाओ, उसका जो धुआं निकला वो गैसियस स्टेट में है, वो गैसियस स्टेट है। उसका मूवमेंट देखो, वो हमको उड़ता हुआ दिखाई देता है, बहुत रैंडमली इधर उधर उसके पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। तो ये मूवमेंट होता है, सॉलिड में भी होता है, लेकिन मूवमेंट सॉलिड में सबसे कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है और गैसियस में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये चार हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये चारों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री को अगर हमें समझना है तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप मैथ्स पढ़ने जाओगे तो आपको 1 2 3 4 आना चाहिए, आप इंग्लिश पढ़ने जाओगे ABCD आनी चाहिए। वैसे ही जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हो तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, इसी पे बेस्ड है पूरी केमिस्ट्री आगे की। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इन दोनों से मिलके यूनिवर्स बना है। मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। एनर्जी ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करती, ना ही उसका कोई मास होता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है कि वो पार्टिकुलेट है, मीन्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव स्पेस बिटवीन देम,
particles of matter attract each other and they are continuously moving. अब ये जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूअसली मूविंग, इसकी वजह से मैटर में एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मैटर में एक फिनोमिना होता है जिसका नाम है डिफ्यूजन। किस कारण से? ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण से। तो इस डिफ्यूजन को हम डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज यहीं खत्म करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए